हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट किया था DSSB TGT नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हम एक यूनिट कवर कर चुके हैं और 3 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को और मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, इसको कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स और मेटल्स में आपको क्या ध्यान रखना है? आपको यहाँ सिर्फ वो ध्यान रखना है जो एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो जितने भी एक्सेप्शनल केसेस हैं सिर्फ उनको ध्यान रख लेना, ठीक है। जैसे इसमें जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो लस्टर है। लस्टर का मतलब क्या होता है? चमकना। आप सबको पता है मेटल्स का शाइनिंग सरफेस होता है, जबकि नॉन मेटल्स का कोई भी शाइनिंग सरफेस नहीं होता है। तो इसमें एक्सेप्शन याद रखना है। मेटल्स के पास शाइनिंग सरफेस होता है, सिर्फ एक मेटल को छोड़कर। वो कौन सी मेटल है? लेड। आपको ये याद रखना है ना, जितने भी एक्सेप्शनल केसेस है वो याद रखने हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल से एक्सेप्शनल केसेस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मेटल्स में एक्सेप्शन याद रखना, लेड जिसका शाइनिंग सरफेस नहीं होता है और लेड का सिंबल Pb होता है। वैसे ही नॉन मेटल्स जिनका शाइनिंग सरफेस नहीं होता है बट एक मेटल है जिसके पास शाइनिंग सरफेस होता है, यानी जो लस्टरस प्रॉपर्टी को शो करती है, वो कौन सी नॉन मेटल है? वो है आयोडीन, ठीक है। ये एक्सेप्शनल याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं सिर्फ एल्कली मेटल्स को छोड़कर। एल्कली मेटल्स जैसे याद रखने हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ये वो मेटल्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये नाइफ की हेल्प से कट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। तो याद रखना है वो कौन सी मेटल्स है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और उनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। वो लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। जबकि नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं सिर्फ एक नॉन मेटल को छोड़कर, और वो कौन सी नॉन मेटल है? डायमंड। डायमंड इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नेचर में जितने भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं उन सब सब्सटेंसेस में से सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड, ठीक है। तो ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको सारे एक्सेप्शनल केसेस याद रखना। नेक्स्ट आता है स्टेट। मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ एक मेटल को छोड़कर, और वो कौन सी है? मरकरी। मरकरी वो मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। बाकी सारी मेटल सॉलिड में होती है, सिर्फ एक ही मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है और वो है मरकरी। सिमिलरली नॉन मेटल्स जनरली या तो सॉलिड या गैसियस स्टेट में फाइंड होते हैं, बट एक नॉन मेटल को छोड़कर। वो कौन सी है? ब्रोमाइन। ब्रोमाइन जिसका सिंबल Br होता है, ये वो नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। तो वो कौन सी मेटल है जो लिक्विड होती है? वो मरकरी। और कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है? वो याद रखना है, ब्रोमाइन। देखो, अब 2 प्रॉपर्टी आती है, एक आती है मैलेबिलिटी और एक डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब होता है किसी को बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लेना। तो थिन शीट में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी होती है मैलेबिलिटी, और स्ट्रेच करके थिन वायर्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। तो अगर हम थिन वायर में कन्वर्ट करें तो प्रॉपर्टी हो जाएगी डक्टिलिटी, और थिन शीट में कन्वर्ट करें तो प्रॉपर्टी हो जाएगी मैलेबिलिटी, ठीक है। अब मेटल्स मेलेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। नॉन मेटल्स ना तो मेलेबल होते हैं और ना डक्टाइल होते हैं। इसमें भी आपको ये याद रखना है वो कौन सी ऐसी मेटल है जो बहुत ज़्यादा मेलेबल या डक्टाइल होती है। तो गोल्ड और सिल्वर वो मेटल है जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल और मेलेबल होती है। तो इसमें याद रखना, विच मेटल इज़ द मोस्ट डक्टाइल एंड मेलेबल मेटल आर गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल मेटल होती है। नेक्स्ट आते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शनल में आपको ये याद रखें वो कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जो बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो जो सिल्वर और कॉपर होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं। सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर होते हैं, वहीं पर लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही नॉन मेटल्स तो पुअर कंडक्टर होते हैं, बट एक नॉन मेटल है ग्रेफाइट, जो कार्बन की एलोट्रॉप होती है। ग्रेफाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी जनरली हाई होती है सिर्फ एल्कली मेटल्स को छोड़कर, और एल्कली अभी मैंने बताया था लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। इनको छोड़कर बाकी सभी मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, जबकि नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है।
मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का जनरली हाई होता है सिर्फ 2 मेटल्स को छोड़कर, और वो याद रखनी कौन सी, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा लो होता है कि इनको जैसे ही हम अपने हाथ पे रखते हैं तो ये मेल्ट कर जाती है। तो याद रखना है वो कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जिनको हाथ पर रखते ही वो मेल्ट हो जाती हैं, तो वो याद रखना है गैलियम और सीजियम। जबकि नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एक तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टी जनरली तो मेटल्स की पढ़नी है, नॉन मेटल्स की इतनी ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। उसमें भी आपको क्या याद रखना है वो मैं बता देती हूँ। जैसे जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है वो रिएक्शन विद एयर। एयर जहाँ भी आ जाए, मतलब किससे रिएक्शन करानी है, O2 से। देखो ऐसे तो और भी गैसेज होती है एयर में, बट वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती हैं जितनी O2 होती है। O2 सबसे रिएक्शन कर लेती है। तो मेटल एक तो याद रखना है, क्योंकि मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाती है, मेटेलिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ Na की रिएक्शन कर दूँ तो Na+O2, तो Na+O2 क्या बनाएगा, Na2O, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बैलेंस करूँगी तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 2, ये बैलेंस हो जाएगी। सिमिलरली ऐसे अगर मैं कॉपर की पढ़ी तो कॉपर+O2 तो क्या बनाता है, CuO। और एक चीज़ जो यहाँ पर याद रखें वो याद रखें, ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका जो कलर है वो ब्लैक होता है, ठीक है। नॉन मेटल भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं। तो जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, यानी नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, वैसे ही नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। तो जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, जैसे C+O2 ना, C यानी कार्बन, कार्बन नॉन मेटल हुई तो क्या बनाएगा, CO2, ठीक है। अच्छा यहाँ याद क्या रखना है या क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं, याद ये रखना है वो कौन सी मेटल है जो डायरेक्टली एयर से रिएक्शन कर लेती है, जिसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है। तो यहाँ मैंने कुछ नोट लिखा है, इन पॉइंट्स को ज़्यादा याद रखना है। देखो सबसे पहले याद रखना है सोडियम और पोटाशियम इतनी ज़्यादा विग्रसली रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ कि जैसे ही उनको बाहर छोड़ेंगे एयर में वो फायर कैच कर लेंगे, इसीलिए उनको हम किस में डिप करके रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में। तो पहला तो ये क्वेश्चन आता है कौन सी मेटल्स है जिनको कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। तो जिनको कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं वो है सोडियम और पोटाशियम। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिवली रिएक्ट करते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ कि वो फायर कैच कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इनके ऊपर ऑलरेडी एक ऑक्साइड की लेयर होती है जो इनको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है। अगर इनका फर्दर ऑक्सीडेशन कराना है तो पहले इस ऑक्साइड लेयर को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम, जिंक या लेड की रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो जो उनके ऊपर थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड है पहले उसे हटाते हैं सैंड पेपर से रब करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आयरन, जलता नहीं है हीटिंग करने पर, जो आयरन की फिलिंग्स हैं वो जलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर जलेगा नहीं, बट कॉपर क्या होगा कि अगर कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ेंगे ना तो उसका जो सरफेस है वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक। ब्लैक सरफेस क्यों होता है उसका, क्योंकि उसके ऊपर लेयर आ जाती है कॉपर ऑक्साइड की, जलेगा नहीं। अब हर किसी का मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर वो जलने लगेगा। और गोल्ड और सिल्वर क्योंकि नोबल मेटल्स होते हैं, गोल्ड और सिल्वर कौन से होते हैं, नोबल मेटल। नोबल मेटल वो होते हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो नोबल मेटल्स होते हैं, इसीलिए ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है कौन जलने लगता है कौन जलता नहीं है, किसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आती है और कौन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है एक वर्ड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ऐसे ऑक्साइड में आपको 2 के एग्जाम्पल याद रखने हैं, वो कौन से हैं, Al2O3 और ZnO। जनरली जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, देखो याद रखना है जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ना वो जनरली एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड जो जनरली रिएक्शन करते हैं वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ, ठीक है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ। तो एक चीज़ तो ये याद रखनी है कि जो जनरली मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ, ठीक है। फिर भी हमारे पास 2 ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, वो याद रखना है Al2O3 और ZnO। यानी जो हमारा Al2O3 है वो जैसे अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा एसिड के साथ तो HCl के साथ रिएक्शन कर सकता है और बना लेगा AlCl3 और साथ में यहाँ से क्या निकलेगा, H2O। सिमिलरली अगर मैं Al2O3 की रिएक्शन किससे कराऊँ, NaOH से,
तो Al2O3 NaOH से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा NaAlO2, ठीक है। और यहाँ से क्या निकलेगा, H2O। बैलेंसिंग है वो आप कर सकते हैं। एक याद रखना है, ये जो NaAlO2 है ना, इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट, इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। ये आ जाता है, मतलब ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद NaOH विच कंपाउंड इज फॉर्म, तो याद रखें वो क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट। एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2। सिमिलरली अगर मैं जिंक की रिएक्शन कराऊँ तो अगर ZnO की रिएक्शन हम HCl से करेंगे तो क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस क्या बनेगा, H2O, ठीक है। और ZnO की रिएक्शन अगर मैं NaOH से कराऊँ तो यहाँ क्या बनेगा, ZnO प्लस NaOH, ये बनेगा Na2ZnO2, ठीक है। और साथ में यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये भी याद रखना है, देखो यहाँ NaAlO2 बना है जबकि यहाँ पर Na2ZnO2 बना है, और Na2ZnO2 को हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये क्या है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। ये याद रखना है। तो ये याद रखना है ना। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे Al2 और O3 और ZnO का ही एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो ये इसको और क्लियर करते हैं। देखो यहाँ लिखा है सब मेटल ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म बेस एल्कली, सो दे आर बेसिक इन नेचर। एक मेटेलिक ऑक्साइड ले लेते हैं जैसे Na2O, इसको अगर मैं वाटर में डिजॉल्व करूँ, इसको अगर मैं वाटर में डिजॉल्व करूँ तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaOH। और NaOH वो बेस है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। ऐसे बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कली। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्कली, एल्कली का मीनिंग होता है वाटर सॉल्युबल बेस। व्हाट आर एल्कली, एल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल बेस। यानी मेटेलिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके NaOH बनाएगा जो क्या बनेगा, एल्कली, क्योंकि एल्कली क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस। तो ये देखो यहाँ पर ये क्या है, ये है मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। और मेटेलिक ऑक्साइड ने जब वाटर से रिएक्शन की तो क्या बना दिया, बेस। इसका मतलब जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक। एक चीज़ ये याद रख लेना, मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक। क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं इसीलिए वो एसिड से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये बात याद रखना पहले, या मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं इसीलिए वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ। सिमिलरली अगर मैं कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लूँ जैसे CO2, तो अगर मैं CO2 को वाटर में डिजॉल्व करूँ तो जब हम CO2 को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, H2CO3। एंड व्हाट इज H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ये क्या है, एसिड, ठीक है। और ये क्या था, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या देते हैं, एसिड। इसका मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। क्योंकि ये एसिडिक नेचर के होते हैं इसीलिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ। क्लियर हो गया, ठीक है। ये याद रख के चलना है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे वाटर के साथ रिएक्शन विद वाटर। एक तो याद रखना सारी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, और रिएक्शन कैसे होगी ये डिपेंड करता है हमने मेटल कौन सी लिया है। जैसे अगर मैं Na की बात करूँ और Na और वाटर की रिएक्शन लिखूँ तो Na प्लस H2O क्या बनाएगा, एक तो यहाँ से बनेगा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही यहाँ से एक गैस रिलीज होगी, जो कौन सी रिलीज होगी, गैस, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन टेस्ट में से पहले वाले वीडियोस में बता चुकी हूँ, जो क्या होता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है जब उसके पास हम एक बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाते हैं। तो ठीक है, अगर ऐसे ही मैं रिएक्शन Al की पढ़ूँ, यानी अगर एल्यूमिनियम और वाटर की रिएक्शन कराई जाए तो वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, वो बनाएगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में यहाँ से क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे होगी, इस बात से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि कौन ऐसी मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है, कौन हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है, या कौन स्टीम के साथ रिएक्शन करती है। तो इसके लिए मैंने नीचे यहाँ पे एक नोट दिया है, ये नोट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। वो मेटल्स जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं वो होती हैं सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, ठीक है। वो मेटल्स जो हॉट वाटर, जो कूल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती तो फिर हम हॉट वाटर से कराएंगे, तो जो हॉट वाटर से रिएक्शन करती है वो है मैग्नीशियम। जो मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं वो है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। और जो मेटल वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करती वो है लेड, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर। ये मेटल वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करती और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। इसका रीज़न हमें मिलेगा रिएक्टिविटी सीरीज़ में।
रिएक्टिविटी सीरीज़ अभी हम आगे के टॉपिक में इसी में आज कवर करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो हमारा हाइड्रोजन है वो इन मेटल से ऊपर आता है, तो ये मेटल डिस्प्लेस नहीं कर पाते हाइड्रोजन को, इसीलिए ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। फिफ्थ पॉइंट आपको याद रखना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो वो फ्लॉट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हाइड्रोजन के बबल होते हैं वो सरफेस पर स्टिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो फ्लॉट करते हैं सरफेस पर। तो आपको ये याद रख के चलना है रिएक्शन विद वाटर में। नेक्स्ट, रिएक्शन विद एसिड। तो जब मेटल और एसिड रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, यानी यहाँ से भी क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। यानी जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस रिलीज करती है, हाइड्रोजन गैस। जैसे Na, सोडियम प्लस HCl। तो सोडियम प्लस HCl अगर हम लिखें तो क्या बनेगा यहाँ से, NaCl प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन टेस्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी क्या होता है, पॉप साउंड, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2। सिमिलरली हम जिंक की रिएक्शन करा सकते हैं, तो जिंक प्लस HCl क्या बनेगा, जिंक प्लस HCl बनेगा ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर प्लस अगर हम HCl करें तो कॉपर प्लस HCl नो रिएक्शन। अब इसका रीज़न रिएक्टिविटी सीरीज़ में मिलता है, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से नीचे आता है, इसलिए कॉपर HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो ये बात आपको नोट में याद रखनी है, यानी नोट में क्या याद रखना है, कॉपर, सिल्वर और मरकरी डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन गैस। तो कॉपर, सिल्वर और मरकरी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते वाटर से, क्योंकि वो हाइड्रोजन से क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव। एक और चीज़ और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि देखो HCl, यहाँ जो मैंने एसिड लिया है वो HCl लिया है। HCl के अलावा हम और भी एसिड ले सकते हैं, जैसे H2SO4, या हम क्या ले सकते हैं, HNO3, ठीक है। अब यहाँ क्या याद रखना है कि अगर मैंने एसिड लिया होता HNO3, तो HNO3 के केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होती। देखो बात ध्यान रखना, रिएक्शन हो जाती है बट हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होती, कोई और गैस रिलीज़ होती है। उसका रीज़न ये है कि HNO3 ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग कर लेना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो क्या करता है, वहाँ जो हाइड्रोजन बनेगी उस हाइड्रोजन को तो H2O में कन्वर्ट कर देगा और खुद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में रिड्यूस हो जाता है, जो N2O हो सकता है, NO हो सकता है या NO2 हो सकता है, ठीक है। बट दो ऐसी मेटल्स भी हमारे पास जो HNO3 के साथ रिएक्शन करने पर भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, और वो दो मेटल याद रखना, कौन सी मेटल है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज वो दो मेटल्स हैं जो HNO3 के साथ भी क्या दे देती है, H2 गैस दे देती है। तो आपको पहली बात तो ये याद रखनी कि HNO3 के साथ अगर कोई मेटल रिएक्शन करती है तो H2 गैस नहीं देती, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो H2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, H2O में, और खुद रिड्यूस हो जाता है N2O, NO और NO2 में। बट दो ऐसी मेटल्स हैं जो HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन गैस दे देती है, वो याद रखना है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ठीक है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। इन शॉर्ट इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो एक लेसर रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। अब इसमें याद रखना है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेसर रिएक्टिव मेटल। यानी अगर मैं बात करूं Fe प्लस CuSO4, तो Fe यहाँ एक मेटल है और CuSO4 एक सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। क्योंकि Fe ज़्यादा रिएक्टिव होता है Cu से, तो Fe Cu को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस Cu। यहाँ कलर भी चेंज होता है ना, देखो यहाँ पर जो हमें कलर चेंज से ही पता चलता है रिएक्शन हुई है। इसका जो कलर है वो कैसा होता है, ब्लू, और जो FeSO4 है वो कैसा हो जाता है, ग्रीन। तो धीरे धीरे जो ब्लू कलर है वो किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन में। सिमिलर अगर मैं ये रिवर्स रिएक्शन पढ़ूँ, यानी Cu प्लस FeSO4, तो क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर लेस रिएक्टिव होगा तो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और अगर ये आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा देन देयर विल बी नो रिएक्शन, ठीक है। अब आपको किस पता चलेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव का कौन कम, इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रखनी है। इस सीरीज़ में मेटल्स को अरेंज किया गया उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से, जिसमें सबसे पहले आती है पोटाशियम, फिर आती है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड,
हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रख लेना। अब इसमें जो सबसे टॉप पे आती है वो कौन सी मेटल है हमारी? पोटाशियम। इसका मतलब पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, यानी मोस्ट रिएक्टिव मेटल की अगर मैं बात करूँ इज द पोटाशियम अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, और अगर मैं लीस्ट रिएक्टिव की बात करूँ तो गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी गोल्ड किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता और पोटाशियम सबको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, अब इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम कैसे याद रख सकते हैं? इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम याद रख सकते हैं इस मिनिमोनिक्स के हिसाब से, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। देखो इसमें जो फर्स्ट लेटर वो पी है, पी का मतलब पोटाशियम, फिर स्टॉप एस मतलब सोडियम, फिर कॉलिंग मतलब सी कैल्शियम, मी एम फॉर मैग्नीशियम, ए फॉर एल्यूमिनियम, केयरलेस सी फॉर कार्बन, जेब्रा जेड फॉर जिंक, इंस्टेड आयरन, ट्राई टिन, लर्निंग लेड, हाउ हाइड्रोजन, कॉपर तो है ही, Cu, सेफ सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज पे आते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज पे सामान के चलो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब लास्ट हम देख लेते हैं मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, और जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो कंपाउंड बनेंगे वो कैसे कंपाउंड बनेंगे? आयनिक कंपाउंड। देखो यहाँ मैं सबसे अच्छा एग्जांपल Na और Cl का लेके चलती हूँ। तो एक है Na और एक Cl। सबको पता है जब Na जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा? 2 8 और 1। जो क्लोरीन है उसका क्या होता है? 17, तो क्या आएगा? 2 8 और 7। ठीक है, अब हर कोई मेटल हो या नॉन मेटल सब स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी के लिए सबको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। ऑक्टेट मतलब लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है और उससे जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। जैसे ये सोडियम है तो सोडियम स्टेबल कब होगा? ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। तो जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो ये क्या बना लेगा? Na पॉजिटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है और कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 8। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? केटायन, यानी ये क्या बन जाएगा हमारा? केटायन। ठीक है, और Cl यहाँ पर क्या करेगा? इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बनेगा? Cl नेगेटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा? 2 8 और 8। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? एक एनायन। ठीक है, यानी क्या हुआ है यहाँ पर? Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? Cl को। तब हमारा क्या बन गया? NaCl। NaCl बनता है जब Na अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? Cl को। ठीक है, तो ऐसे जो कंपाउंड है जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड, या उन्हीं को दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। तो अगर मैं पूछूँ यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी है? 1। ऐसे ही सिमिलर अगर मैं पूछूँ MgO तो उसके लिए पता होना चाहिए Mg जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 और 2। ठीक है, उसका क्या होता है? 2 और 6। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा? 2, यानी इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 2। ठीक है, ये याद रखना है। तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है कितनी इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, क्या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके लिए मैं पहले ही बता देती हूँ। देखो यहाँ पर बना है केटायन और यहाँ पर क्या बना है? एनायन। ऐसे जो दो अपोजिट चार्जेस होते हैं बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ इन दोनों के बीच जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जा रही है वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच सेटअप होता है। इसी के कारण जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है या हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसको हम इससे आगे कवर कर लेते हैं अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में। तो आयनिक कंपाउंड जनरली हार्ड होते हैं क्योंकि उनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बताया बिटवीन कैटायन एंड एनायन, बट वो ब्रिटल होते हैं, इन्हीं फोर्स लगाने पर टूट जाएंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। रीज़न यही है क्योंकि इनके बीच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लगानी पड़ती है। एक याद रखना है, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वाटर में। देखो
जो सॉलिबिलिटी का फिनोमेना है वो इस बात पे डिपेंड करता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। यानी जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो पोलर में ही डिजॉल्व होते हैं। पोलर किस में डिजॉल्व होगा? पोलर में। और नॉन पोलर किस में डिजॉल्व होगा? नॉन पोलर में। पोलर वो होते हैं जिनके ऊपर हम चार्जेस सेपरेशन दे देते हैं, जैसे NaCl। तो NaCl में अभी देखा था यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था। सिमिलरली वाटर को अगर हम देखें तो वाटर होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो वाटर भी कैसे नेचर का होता है? पोलर। और आयनिक कंपाउंड भी कैसे नेचर के होते हैं? पोलर। इसीलिए आयनिक कंपाउंड इजीली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। एक और प्रॉपर्टी है जो यहाँ रह गई है, वो याद रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं। तो याद रखना है, जो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट उसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे इन मोल्टन और एक्वा सॉल्यूशन। तो हमारे पास अगर कोई मोल्टन या फिर एक्वा सॉल्यूशन है तो उसमें ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो आयनिक कंपाउंड जब तक इसमें रहेंगे सॉलिड स्टेट में तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ NaCl की, राइट। तो NaCl अगर सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बट अगर मैं NaCl को मेल्ट कर लूँ, जैसे NaCl को मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में लाए तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, या NaCl को हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो ये एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये याद रखना, आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट वो मोल्टन और एक्वा सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये था जिसका फर्स्ट पार्ट जो हमने कवर कर लिया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे जो होगा मेटलर्जी के ऊपर, यानी हम कैसे किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके प्योरीफिकेशन का क्या फिनोमेना है, वो इसके हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।